तो हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग फर्स्ट से ही करते हैं। हालाँकि कल मैंने 1-2 क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन क्लास नेटवर्क इश्यू की वजह से बंद हो गई। तो हम स्टार्टिंग से ही दोबारा से फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था और फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कार्बन का संयोजक यानी वैलेंसी कितना होता है? ऑप्शन ए में 2 था, ऑप्शन बी में 3 था, ऑप्शन सी में 4 था और ऑप्शन डी में 6 था। तो ऑलरेडी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी करेक्ट किस वजह से हो जाएगा? क्योंकि हमसे ये पूछा गया था जो कार्बन होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो हमें पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड को शेयर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में पूछा गया था कार्बन परमाणु अपना संयोजक किससे पूरा करता है? हाँ, तो इसका ऑप्शन ए में था इलेक्ट्रॉन खोकर, ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉन पाकर, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रॉन साझा करके और ऑप्शन डी में था न्यूट्रॉन लेकर के। तो जो इसका करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन सी था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खो करके जब कार्बन अपना संयोजक तो पूरा करता है, जैसे ये था, ये अपने जो बॉन्ड पूरे कर रहा होता है, ये किससे कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉनों को साझा करके। इसके साथ जैसे हम कोई Cl जोड़ते हैं या हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो ये जो जुड़ते हैं ये क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। जैसे Cl अपना इलेक्ट्रॉन साझा करता है एक कार्बन के साथ, तभी इसके साथ जुड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन साझा करके। क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमारा, कार्बन की कौन सी विशेषता उसके उसके विशाल यौगिक को बनाने का कार्ड कार्ड है? तो इसमें देखो हमें बताया गया था कि जो कार्बन है, कार्बन की जो विशाल यौगिक बनाने का कार्ड वो कौन सा है? दहन, अपचयन, संयोजक या श्रृंखलन? तो हमें पता है, जैसे एग्जांपल में समझोगे, जैसे कार्बन का ये हो गया, ठीक। अब इसके साथ जो लंबी श्रृंखला ये कार्बन की बन रही होती है, ये किसके साथ बनती है? संयोजक के कारण नहीं, क्या होता है? श्रृंखला के कारण। तो जब कोई बड़ा यौगिक बनता है कार्बन का, तो ये किसमें है? श्रृंखला में तो है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? श्रृंखलन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, CH4 में कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? यानी CH जो 4 होता है उसमें कार्बन का कौन सा बॉन्ड बनता है? तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक है, सहसंयोजी है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे CH4 होता है, तो CH4 को हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसे इस प्रकार लिखा जाएगा। अब आप लोगों के सामने है, तो इसमें ये कौन सा बॉन्ड शेयर कर रहा है? सिंगल बॉन्ड शेयर कर रहा है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संयोजी, सहसंयोजी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, सहसंयोजी। हालांकि कल यहाँ तक हम रिवीजन कर चुके थे, लेकिन आगे हमें अब पढ़ना था। तो देखो हमें दिया गया है एथाइन, C2H2 में कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? आप लोग इसके कमेंट करके बताओ इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या इनमें से कोई नहीं? आप लोगों का आंसर है ऑप्शन सी, यानी ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल सही है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कैसे होगा? जैसे लिखा है हमारा C2 यानी हमें पता है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन लिख लिए। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो हमने इनके साथ एक एक हाइड्रोजन भी लगा लिया। अब हमें पता है कार्बन के कितने बॉन्ड चाहिए होते हैं? कार्बन कितने बॉन्ड शेयर करता है? 4। इस वाले कार्बन को देखोगे, एक बॉन्ड इधर शेयर कर लिया, इसके कितने बॉन्ड बचेंगे? 3 बॉन्ड। जब आगे 3 बॉन्ड लगा दोगे तो ये पूर्ण रूप से बैलेंस हो जाएगा। इधर भी इसके भी 4 बॉन्ड हो रहे हैं, इस कार्बन वाले के भी, और इसके भी 4 बॉन्ड हो रहे हैं। और हाइड्रोजन हमें 2 दिए गए, तो 2 हाइड्रोजन भी लगा दिए, तो यहाँ कितने बॉन्ड बने? यहाँ पर 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। 6 में देखो दिया गया है C2H5OH किस प्रकार का यौगिक है? अगर आप लोगों ने, जो मैंने आपको क्रियात्मक समूह पढ़ाए थे, अगर आप लोगों ने क्रियात्मक समूह सही से पढ़ रखे होंगे तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका क्या है? हमें ऑप्शन में दिया गया है कीटोन, ऑप्शन बी में दिया गया है एल्कोहल, ऑप्शन सी में दिया गया है एल्डिहाइड, ऑप्शन डी में है कार्बोक्सिलिक। तो हमें बताना था जो C2H5OH है ये किस प्रकार का यौगिक है। तो ना तो ये कीटोन है, और ना एल्डिहाइड है, और ना ही कार्बोक्सिलिक है। एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO आ जाता है, और कार्बोक्सिल में क्या होता है? COOH आ जाता है। एल्कोहल में क्या आता है? OH आ जाता है। और तो हमें जो ऑप्शन इसका करेक्ट बताना था वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें देखो OH आ रहा है, तो इसमें एल्कोहल में क्या आता है? OH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एथेन यानी C2H6 किस प्रकार की श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है?
अब मैंने आप लोगों को हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे, मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन। आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही बेटा मेरी? नहीं अब आ रही है वॉइस आप लोगों को? आ रही। हाँ सर अब आ रही। ठीक बेटा। तो देखो मैंने जैसे इसमें पूछा किस श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है, तो मैंने ऑलरेडी जब आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे तो मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा बताया था असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। संतृप्त में क्या आता है हमारे, इसमें आता है एल्केन, और इसमें क्या आता है एल्कीन और एल्काइन। ये हमारे, हमने हाइड्रोकार्बन को दो टाइप से पढ़ा था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा एल्केन आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आता है। हमें पता है एल्केन क्या होते हैं, जहाँ भी सिंगल बॉन्ड का दो या दो से अधिक कार्बन के बीच में क्या लगा हो सिंगल बॉन्ड, वो हमारे एल्केन होते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड लगा वो हमारे एल्कीन होते हैं, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हो वो हमारे क्या होते हैं एल्काइन। तो हमसे पूछा गया था एथेन C2H6 किस श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है। अब हम जब C2H6 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, खुली हुई श्रृंखला में दो कार्बन हो गए हमारे, दो कार्बन, हाइड्रोजन कितने हमारे 6, तो क्या लिखोगे 6 हाइड्रोजन। तो इनके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। उसके बाद अब देखो, अब बैलेंस करेंगे तो हमें पता है एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं, तो इसके 3 बॉन्ड हो गए, एक बीच में साझा कर लेगा। अब इसे देख करके आप बताओगे तो इसका करेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, ये सिंगल बॉन्ड सभी शेयर कर रहे हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड में क्या आता है हमारा एल्केन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या एल्केन। आप लोग कंफर्म कीजिए, आपको स्क्रीन और वॉइस दोनों दिख रहे हैं, वॉइस सुना रही है और स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? सर आ रही है, लेकिन 1-2 मिनट के बाद वो अपने आप मतलब कि आपकी वॉइस भी नहीं आती और वीडियो भी नहीं आती। वो नेटवर्क इशू हो जाता है। अगर आप लोगों को वॉइस ना आए तो आप लोग माइक ऑन करके बता दीजिए कि सर वॉइस नहीं आ रही है। फिलहाल अभी सब कुछ सही चल रहा है ना? अभी तो आप लोगों को दोनों चीजें यस सर। सही है। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन 7 जो पढ़ाया था आप लोगों ने, क्लियर हो गया था ना 7 वाला यस क्वेश्चन? सर। ठीक, क्वेश्चन 8 की बात कर रहा था मैं। तो देखो क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया था, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, तो हमें यहाँ पर एल्किन का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा था। तो जैसे मैंने बताया था एल्किन और एल्काइन और इनके फॉर्मूले मैंने आप लोग बताए थे। तो देखो जो एल्केन का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n+2, और जो एल्किन का होता है CnH2n, और जो एल्काइन का होता है वो CnH2n-2 होता है। जैसे सपोज दैट के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर एक बार इसे कंफर्म कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या रखा है, एन की जगह पर जैसे हम 2 रखते हैं तो कितने कार्बन हमारे कितने हो जाएंगे 2। एन की जगह पर यहाँ पर 2 रखोगे तो कितने हो जाएंगे, एच कितने हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 2 इंटू 4 और +2 यानी 6 हो जाएंगे। जब इसमें रखेंगे तो सी की जगह पर 2 रख दोगे, एन की जगह पर तो क्या हो जाएगा CN मतलब C2 हो जाएंगे। यहाँ पर एन की जगह पर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 यानी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और एल्काइन में एन की जगह पर 2 रखो तो C2, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन 4 मतलब 2 दूनी 4 और 2 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। ये हो गया। हमें पता है एल्केन सिंगल बॉन्ड शेयर करता है तो 2 कार्बन लगा लेंगे हम, 2 कार्बन हो गए। इसके साथ ये हाइड्रोजन कितने 3 हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन है ना, इस प्रकार से। तो देखो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठता है, क्योंकि हमें पता है एल्केन में क्या होता है सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े। हमने ये जो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन निकाली है, किससे निकाली है फॉर्मूले से, तो ये हमारा बिल्कुल फॉर्मूला सही है। एल्कीन में देखोगे तो कितने हमें कार्बन दिए गए, 2 कार्बन दिए तो 2 कार्बन लगा लोगे। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन कितने 2 है, तो 2 हाइड्रोजन हम इधर भी लगा ले रहे।
अब देखो हमें पता है कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए होते हैं, 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, इसके साथ 1 2 3 यानी 3 ही बॉन्ड शेयर करा है, तो बीच में एक डबल बॉन्ड लग जाएगा। और हमें पता है डबल बॉन्ड जब लगता है तो हमारा क्या आ जाता है, एल्कीन आ जाता है। ऐसे ही देखो, तो ये भी फॉर्मूला हमारा सही है। उसके बाद हम देखते हैं एल्काइन में। एल्काइन में हमें टोटल कितने कार्बन दिए गए, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को इस प्रकार से लिख लोगे। हाइड्रोजन भी सिर्फ कितने दिए गए, 2। तो एक एक हाइड्रोजन लगा लेंगे। अब इसे बैलेंस करने के लिए बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे, 3 बॉन्ड। तो ये हमारा एल्काइन का भी फॉर्मूला क्लियर है। इस प्रकार से हमने तीनों फॉर्मूले लिख लिए। अब जो हमारा फॉर्मूला सही होगा, हमसे पूछा गया तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या बन जाएगा। ऑप्शन देखो ये मिलेगा CnH2n2। तो जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि CnH2n ये किसका है फॉर्मूला, एल्कीन का। आई होप इसके साथ आप लोगों को तीनों फॉर्मूले क्लियर होंगे, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन का। आगे देखो, हमें से क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है सबसे सरल अल्कीन है, यानी जो सबसे सरल एल्कीन है इसमें वो कौन सी है। ऑप्शन में है प्रोपीन, ब्यूटीन, एथीन, मेथीन। आप लोग इसका कमेंट करके बताओ सबसे सरल जो एल्कीन है वो कौन सी है, प्रोपीन, ब्यूटीन, एथीन या मीथीन। ऑप्शन डी, मीथेन। देखो जैसे हम प्रोपीन को लिखेंगे तो प्रोपीन को किस हिसाब से लिखेंगे, प्रोप में 3 कार्बन आते हैं। तो हमें पता है एन लगाया तो डबल बॉन्ड किसी के साथ शेयर करने पर, तो जैसे यहाँ डबल बॉन्ड शेयर कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ तुम्हारे 3 हो जाएंगे। ये बनेगा प्रोपीन का। दूसरा जो हमारा ब्यूटीन, ब्यूट में कितने कार्बन होते, 4 कार्बन। इस हिसाब से लिख लोगे। इसमें भी हमें डबल बॉन्ड लगाने, इधर डबल बॉन्ड लगा तो क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पर हमारा CH हो जाएगा, इधर CH2 और इधर CH3। ये भी हमारी एक लंबी श्रृंखला बन रही। उसके बाद एथीन में लिखोगे तो एथीन में क्या होता है, एथ में 2 कार्बन होते हैं, तो ऐसे लिख लोगे। ये हमारी एथीन की होगी। और लास्ट में ऑप्शन दिया है मीथेन का, तो मीथेन में क्या करोगे, हमें पता होता CH4। आप लोगों ने जो ऑप्शन दिया था वो कौन सा बताया था, आप लोग दोबारा से कमेंट करके आंसर कीजिए। आप लोगों ने जो ऑप्शन बताया था दोबारा से आंसर करके बताओ, क्या बताया था आप लोगों ने। मेथेन को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, CH4। देखो हमसे पूछा गया था एल्कीन, एल्कीन में हमें पता होता है एल्कीन कौन सी होती है जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें भी फर्स्ट वाले में भी डबल बॉन्ड है, सेकंड वाले में भी डबल बॉन्ड है, और थर्ड वाले में भी डबल बॉन्ड है। लेकिन जो ऑप्शन 4 वाला था इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये एल्कीन तो है ही नहीं हमारी, तो ये तो बाहर ही हो जाएगा, क्योंकि ये मेथेन दिया गया, ये एल्केन है, ये 3 एल्कीन है। अब इन तीनों में से बताना था हमें कौन सी सरल है। तो इसमें देखो प्रोपीन 3 कार्बन आते हैं, ब्यूटीन में 4 कार्बन आते हैं, और एथेन में 2 कार्बन आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये तो ऑप्शन डी तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये एल्केन दिया है, बाकी ये दोनों हमारे एल्कीन है। तो इसमें जो एथेन है ये सबसे सरल संरचना हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया हमसे साबुन में बनने वाला झाग मुख्यतः किसके कारण होता है। जो साबुन में जो झाग बन रहा होता है उसके बनने का कारण क्या होता है। तो देखो ऑप्शन ए में कठोर जल दिया गया, ऑप्शन बी में मुलायम जल, ऑप्शन सी है अम्लीय जल और क्षारीय जल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी मुलायम जल। हेलो।
आप लोगों को वॉइस आ रही है बेटा? सर आ रही है, अभी आ नहीं है, जब आपने समझाया था तब नहीं आ रही थी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ? सर नहीं, आपने वो क्लियर मतलब कि आपने ये बताया था CS4 वगैरह, मतलब कि आपने ये सबकी वो आपने चलो फॉर्मूला समझाया था, वही समझ में आया बस। मैं रिपीट करके दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को। यस सर। देखो मैंने क्या बताया, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे तो 9 में हमसे ये पूछा गया था कि सबसे सरल एल्कीन कौन सी है। तो हमें पता होता है एल्कीन की पहचान क्या होती है, जिसमें डबल बॉन्ड लगा होता है वही हमारा एल्कीन होता है। तो जब हमने प्रोपीन को लिखा था तो देखो इधर देखो ये प्रोपीन है, मतलब जब एल्कीन लिखते हैं तो लास्ट में नाम में क्या आता है, ईन आता है। तो ये देखो प्रोपीन यानी ईन इसमें भी आ रहा, ब्यूटीन इसमें भी ईन आ रहा और एथीन भी आ रहा। लेकिन ये क्या दिया, मेथेन दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्केन। तो ये तो ऑप्शन पहले से बाहर हो गया क्योंकि हमसे एल्कीन पूछा गया था, ये हमारा एल्केन है। तो अब ऑप्शन हमारे पास 3 बच रहे, प्रोपीन, ब्यूटीन, एथीन। मैंने प्रोपीन को इधर लिखा है, प्रोप में कितने कार्बन आते हैं, 3 कार्बन, तो मैंने इधर लिखा है 3 कार्बन के साथ ये लिखा है। उसके बाद ब्यूटीन, ब्यूटीन को हमने ये लिखा है और उसके बाद आता है एथीन, एथीन में पता है डबल कार्बन हो तो ये लिखा है। अब इन तीनों श्रृंखलाओं में देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें से जो सबसे सरल श्रृंखला दी गई वो हमारी कौन सी श्रृंखला दी जाएगी, एथीन हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटी श्रृंखला है। ये भी 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एथीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया था, यानी साबुन में बनने वाला झाग मुख्यतः किसके कारण होता है। जब साबुन होता है, साबुन में जो झाग बनता है उसके बनने का कारण क्या होता है, कठोर जल होता है या मुलायम जल होता है या अम्लीय जल या क्षारीय जल। हमें पता है जल कैसा होता है, नॉर्मल अम्लीय क्षारीय तो होता नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे इधर से ही बाहर होंगे, ऑप्शन 2 बचते हैं हमारे पास, ऑप्शन ए और बी। तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या होता है, जो जल में जो झाग बन रहा होता है वो मुलायम जल के कारण ही बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो पूछा गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बनिक सूत्र कौन सा है। जब मैंने आप लोगों को क्रियात्मक समूह पढ़ाए थे उसमें पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप लोग इसका आंसर बताओ कमेंट करके, क्या हो जाएगा। हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र पूछा गया है। वॉइस आ रही है ना आपको? सर आ रही है, मतलब कि आपकी वॉइस बार बार चली जाती है, पता नहीं क्यों। पता नहीं, नेटवर्क तो फिलहाल सही चल रहे हैं। अब आ रही है ना आपको? यस सर। जो क्वेश्चन नंबर मैंने 10 बताया था वो क्लियर हुआ आपका? यस सर, 10 तो क्लियर हो गया। हाँ, अब आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा क्रियात्मक समूह है। जब मैंने IUPAC पढ़ाए थे उसमें आप लोगों को क्रियात्मक समूह पढ़ाए थे, तो हमसे जो पूछा गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका जो क्रियात्मक समूह वो है कौन सा हो जाएगा। तो देखो हमें जो दिए गए हैं, ऑप्शन में दिया फर्स्ट OH, OH किसका होता है, एल्कोहल का। उसके बाद CHO दिया है, ये एल्डिहाइड है। और COOH ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जब हम IUPAC बनाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब नाम में जोड़ते हैं लास्ट में सफिक्स में तो क्या लगाया जाता है, नोइक अम्ल। जब IUPAC बनाते हैं तो इसमें क्या लगता, नोइक अम्ल, सॉरी ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। और जब हम एल्डिहाइड लगाते हैं तो एल्डिहाइड में क्या जोड़ते हैं, अल। और एल्कोहल में क्या हो जाता है हमारा, ऑल। स्किन आ रही है ना आपको? यस सर, अब आ रही है। ठीक, आगे देखो, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 वाला क्लियर हुआ। यस सर। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है सैपोनिफिकेशन किससे संबंधित है। यानी जो सैपोनिफिकेशन पूछा गया है ये किससे संबंधित है।
तो इसका जब साबुन को डिटेल से पढ़ते हैं तो इसमें आता है तेल प्लस क्षार। जब तेल और क्षार को हम आपस में मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, साबुन। क्योंकि हमने देखा है जो साबुन होते हैं क्या उसमें जो गुण पाए जाते हैं वो क्षारीय गुण पाए जाते हैं। साथ में साबुन जो स्पर्श करने पर यानी टच करने पर हमें लगता है कैसा होता है, चिकना होता है। तो जो साबुन बनता है वो किससे बनता है, तेल और क्षार से मिल करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। हमें जो सैपोनिफिकेशन कहते हैं वो किसे कहते हैं, साबुन के निर्माण की विधि को। तो इसमें तेल और क्षार को जब मिलाते हैं तो हमारा साबुन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया जिसमें पूछा गया एथेनॉल को एथेनॉल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी एथेनॉल को जब हम एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है। तो इसमें दिया गया अपचयन, दहन, ऑक्सीकरण या विघटन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपचयन, दहन या, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण एथेनॉल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, एथेनॉल में। और ऑप्शन सी में पूछा गया है विटामिन सी किस प्रकार का यौगिक है। यानी हमसे जो विटामिन सी के बारे में पूछा गया है, जो विटामिन सी होती है वो किस प्रकार का यौगिक है। तो ऑप्शन में केटोन, एल्कोहल, अम्ल या एल्डिहाइड, चार ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अम्ल। विटामिन सी होते हैं जो विटामिन सी में आते हैं वो अधिकतर किस में आते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, सभी एसिड यानी अम्ल हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है डिटर्जेंट किस जल में अच्छी तरह काम करता है। हमें पता है जो डिटर्जेंट क्या होता है, जो निरमा पाउडर होते हैं इन्हें हम डिटर्जेंट कहते हैं, निरमा को। तो ये जो अच्छी तरीके से जो काम कर रहे होते हैं वो किस में करते हैं, मुलायम, केवल मुलायम जल में या केवल कठोर जल में या दोनों में या किसी में नहीं। तो हमें पता है जो डिटर्जेंट यूज करते हैं हम वो दोनों में कर सकते हैं, चाहे केवल मुलायम जल भी हो सकता है या कठोर जल भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी यानी दोनों में। जो हम डिटर्जेंट पाउडर का यूज करते हैं चाहे वो कठोर जल हो हमारा या मृदु जल हो, दोनों में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब स्क्रीन शेयर हो रही है ना बेटा, यस सर। ठीक। और नेटवर्क इशू लग रहा है इस वजह से बार बार स्क्रीन ऑफ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये डिटर्जेंट वाला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, जो निरमा होता है डिटर्जेंट, इसे हम जो यूज करते हैं वो चाहे मृदु जल हो हमारा। नो सर। देखो तो मैं रिपीट करके बता रहा हूँ, जो डिटर्जेंट हुआ है, डिटर्जेंट क्या होता है, जो निरमा होता है, जो पाउडर होता है डिटर्जेंट पाउडर, उसी की बात की जा रही है। तो इसके यूज जो हम अच्छी तरह से यूज करते हैं तो वो किस में करते हैं, तो हमारे लिए चाहे मुलायम जल हो या फिर कठोर जल हो, दोनों जल में इसका उपयोग कर सकते हैं। और ऑप्शन सी में दिया गया दोनों, ऑप्शन डी में किसी में नहीं, ऐसा तो नहीं, हम इसका उपयोग तो करते ही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो जल हो पानी चाहे वो कठोर हो या मुलायम हो, हम दोनों में डिटर्जेंट का यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था। आगे है साबुन का प्रमुख भाग कौन सा होता है। यानी जो साबुन का प्रमुख भाग की बात पूछी गई है, तो जो साबुन का प्रमुख भाग होता है वो कौन सा होता है, सोडियम लवण होता है, कैल्शियम लवण होता है या मैग्नीशियम होता है या सल्फेट होता है। तो हमें जो पता है साबुन में जो लवणीय मात्रा दी जाती है वो किसकी होती है, कैल्शियम की तो होती नहीं है, साबुन में कैल्शियम तो पाया नहीं जाता, ना ही मैग्नीशियम पाया जाता और ना ही सल्फेट। जो साबुन में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, सोडियम लवण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम लवण। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह कौन सा होता है। अब हमसे एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह पूछा, इससे पहले दो जगह कार्यात्मक समूह पूछे थे मैंने, दोनों जगह आप लोगों को बताए थे। तो जो CHO है हमारा, यही क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। CHO किसका क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड का। और इसके बाद COO, ये किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। उसके बाद OH किसका है, एल्कोहल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है
आपको वॉइस और स्क्रीन दोनों शो हो रहे हैं ना बेटा? हेलो। यस सर, अब हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया था? एल्डिहाइड का जो कार्यात्मक समूह पूछा गया था। नो सर। देखो मैं फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया था एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह है, यानी जो एल्डिहाइड का सूत्र होता है वो कौन सा होता है, सूत्र या कार्यात्मक समूह की बात की जाए तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। CHO, उसके बाद ऑप्शन सी में CO, बी में CO था, ऑप्शन सी में COOH था और डी में अल्कोहल था। तो हमें पता है जो एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह होता है वो हमारा कौन सा होता है, CHO। जब इसका IUPAC नाम बनाते हैं तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं, अल। और उसके बाद ऑप्शन बी CO ये होगा नहीं। ऑप्शन सी में जो दिया गया था ये COOH दिया गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जिसमें हम IUPAC नाम में क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल। और ऑप्शन डी में दिया गया था OH एल्कोहल, एल्कोहल में क्या जोड़ते हैं, ऑल। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें हमें क्या दिया गया था, एल्डिहाइड पूछा गया, तो इसका क्या होता है, CHO। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जिसमें एथेनॉल का आणविक सूत्र पूछा गया है, यानी जो एथेनॉल है इसका सूत्र बताना है कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो देखो हमें पता है एथेनॉल ऑल दिया गया मतलब क्या होता है, लास्ट में OH आएगा क्योंकि अल्कोहल दिया गया। एथेनॉल एथ दिया गया, एथ कितने कार्बन पर आता है, एथ आता है 2 कार्बन पर, एक कार्बन पर मैथ आता है, तो हमें पता है 2 कार्बन भी चाहिए इसे और OH भी जोड़ना है। तो देखो 2 कार्बन देखोगे तो ऑप्शन ए में भी 2 कार्बन दिए गए, ऑप्शन डी में भी 2 कार्बन दिए गए, लेकिन हमें पता है और लास्ट में नॉल आ रहा है तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं इसमें OH आना चाहिए, तो ऑप्शन डी में OH दिया नहीं गया तो ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद इसमें देखो 3 कार्बन दिए, C3 दिया गया है, तो 3 कार्बन पर हमारा क्या होता है, प्रोप, तो ये प्रोपेनॉल हो जाएगा। इधर 1 कार्बन दिया गया तो ये मेथेनॉल हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा एथेनॉल गया था तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि हमसे पूछा गया था एथेनॉल। तो एथेनॉल का फॉर्मूला जो सही होता है वो क्या होता है, C2H5OH। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है मीथेन का IUPAC नाम क्या है। तो आप लोग बताइए मीथेन का जो IUPAC नाम है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो IUPAC नाम रहेगा वो सेम यही रहेगा, मीथेन, क्योंकि मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। और इसका IUPAC नाम भी लिखोगे तो क्या रहेगा, C के साथ 4 कार्बन आते हैं, 4 हाइड्रोजन आते हैं, तो इस प्रकार लिख दोगे। और हमें पता है सिंगल कार्बन को हम मैथ बोलते हैं, मैथ रहेगा, ठीक। इसके साथ सिंगल बॉन्ड में हम एन जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, मीथेन। इसे हम मिथ बोलते हैं, अगर इंग्लिश में लिखोगे तो मिथ होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया जिसमें हमसे पूछा गया है एथीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं। एथीन हमें पता है एथ में एथ कितने कार्बन पे आता है, 2 कार्बन पे आता है। अब जो एथ होता है वो 2 कार्बन पे आता है, हमें पता है 2 कार्बन को बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे हमें, तो आप इस पे कार्बन लगा सकते हो। 2 कार्बन हो गया, अब इसे बैलेंस करोगे और हमें दिया गया था इन, इन दिया गया। हमें पता है इन कब आता है, जब डबल बॉन्ड लगा होता है, तो इसमें हम बॉन्ड कितने शेयर कर लेंगे, डबल बॉन्ड कर लेंगे। हमें देखो इसमें दिया गया था एथीन, एथ मतलब 2 कार्बन दिए गए, तो इन लगा लास्ट में तो मतलब डबल बॉन्ड शेयर होंगे। अब इसे हम बैलेंस कर लेते हैं, तो हमें पता है एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं, तो इसके 2 बॉन्ड तो इधर शेयर करा, 2 बॉन्ड और इसके बचे, तो 2 हाइड्रोजन इधर लगा देंगे और सेम इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब हमने इस पूरी श्रृंखला को लिखने में जो हाइड्रोजन लगे वो कितने लगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो एथीन लिखने के लिए हमें टोटल जो हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, 4 हाइड्रोजन की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 4। तो देखो काफ़ी नेटवर्क इशू भी आया इस क्लास में, क्योंकि बीच बीच में स्क्रीन शेयर होना बंद हो जाती थी, कभी वॉइस नहीं जा रही थी। तो ये क्लास आप लोगों को यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जा कर के भी इसे रिवीजन कर सकते हो। मैंने इस क्लास में 20 MCQ लिए थे, इसमें आप लोगों को सावन से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसके बाद क्रियात्मक समूह भी आपके इससे क्लियर हो जाएंगे और कार्बन भी क्लियर हो जाएंगे। मुख्य रूप से इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट रहता है वो IUPAC रहती है, तो इस वजह से मैंने ऑप्शन बेस के रख करके आपको क्रियात्मक समूह भी क्लियर करा दिए हैं, और जो मुख्य रूप से कार्बन या हाइड्रोजन बॉन्ड कितने शेयर करते हैं वो भी आप लोगों को इस क्लास में पूरे हो गए होंगे।
तो अगर ये क्लास में आपको इशू आया होता, आप लोग एक बार ये यूट्यूब पर भी क्लास अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप जिन लोगों ने अभी क्लास की है, वो इसकी स्पीड बढ़ा करके दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो फाइनली आपको अभी तो आवाज़ आ रही होगी बेटा मेरी? यस सर। हाँ, तो टोटल इसमें 20 एमसीक्यू मैंने रखे थे और मुझे नहीं लगता कि आपने जितनी क्वेश्चन आपको स्क्रीन शेयर हुई, जितने आपने किए होंगे, वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अगर आपका कोई डाउट है, तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। नो सर, क्लियर हो गए। ठीक, तो फिर हम आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं फिलहाल अभी गाँव आया था, इस वजह से नेटवर्क इशू काफ़ी आ रहा है। कल से फिर हमारी जो प्रॉपर क्लास होगी, उसमें कोई भी इशू नहीं रहेगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।